स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से पे कमीशन के एरियर को लेकर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि नए सिरे से अब इस पर आदेश जारी हुए हैं। यहाँ वित्त प्रधान सचिव की ओर से क्या कुछ कहा गया है जारी आदेशों में और किसे ये आदेश जारी हुए हैं, ये भी बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और दूसरी बात कैबिनेट बैठक को लेकर करेंगे, फिलहाल कब होगी और कौन कौन से एजेंडास पर इसमें चर्चा होने वाली है। रुकी हुई भर्तियों को लेकर भी क्योंकि नई अपडेट सामने आई हैं। ट्रांसफर एक दफ़ा फिर बैन हो गई है, एक तरह से प्रतिबंध ट्रांसफर पर लगा दिया गया है। हालांकि 5 अगस्त से ये आदेश लागू होंगे, लेकिन उससे पहले की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि अभी 2 दिन शेष हैं 5 तारीख आने के लिए भी। तो क्या अभी प्रोसेस जारी रहेगा या नहीं रहेगा, जो कि पिछले प्रस्ताव यहाँ ट्रांसफर्स को लेकर आए हैं। तो ये भी बारीकी से बिल्कुल जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 9 अगस्त तक मौसम खराब रहने वाला है। हालांकि गनीमत ये है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है, हल्की बूंदाबांदी ही होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान क्योंकि अभी कुल्लू में, जिला चंबा में, जिला शिमला में और सोलन में सामने आया है। हालांकि मंडी में भी कम नुकसान नहीं हुआ है। और इसी बीच पूरे हिमाचल प्रदेश में 294 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं, 191 सड़कें बंद हैं और 120 जल आपूर्ति स्कीम भी बाधित है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जिला शिमला में, कुल्लू में और मंडी में हुआ है, यानी कि जहाँ पर कई क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। 9 अगस्त तक अभी मौसम खराब रहेगा। हालांकि हल्की बूंदाबांदी ही होगी, लेकिन ज़रूरी है कि काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरती जाए। एक दफ़ा फिर बादल फटने का मामला सामने आया है। ये लाहौल स्पीति की पिन घाटी में बादल फटा है, जहां महिला की मौत हो गई है। महिला मलबे की चपेट में आ गई। दूसरी ओर जो शिंकुला दर्रा वाला रोड है, ये भी बंद बताया जा रहा है। हालांकि शिंकुला दर्रा से दारचा सड़क ये पूरी तरह से यातायात व्यवस्था के लिए बंद है। 3 दिन इस सड़क को सुनिश्चित करने के लिए लग जाएंगे। जब तक सड़क बहाल नहीं होती, इस सड़क मार्ग का उपयोग ना किया जाए, ये स्थानीय लोगों से वहाँ के जिला प्रशासन ने बिल्कुल अपील की है। लाहौल स्पीति में भी क्योंकि जगह जगह मलबा गिरने का मामला सामने आ रहा है। और ये जो लाहौल स्पीति के पिन घाटी में बादल फटा है, इसमें तो देखिए महिला की मौत की जानकारी भी सामने आई है। तो 3 दिन का समय अभी शिंकुला दर्रा से दारचा सड़क को ठीक होने में लग जाएगा। बीच में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलबा गिर गया है, सड़क का आधा हिस्सा भी एक तरह से धंस गया है। तो यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने में जो समय लगेगा, उसके लिए सहयोग करें वहाँ के स्थानीय लोग। किसी की जान पर भी बन आ सकती है अगर इस सड़क मार्ग का भी उपयोग किया जाता है। ये जिला प्रशासन की ओर से यहाँ एडवाइजरी वहाँ जारी की गई है। देखिए, सतलुज में एक व्यक्ति का शव मिला है। सभी जानते हैं रामपुर के झाकड़ी में बादल फटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद तकरीबन 36 लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। एक भी व्यक्ति का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, यानी कि किसी भी लापता व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है। और माना यह जा रहा है कि हो सकता है सतलुज बेसिन तक ये शव बहते बहते पहुंच गए हों। तो इन्हें अब ढूंढना ज़रूरी है। परिजन भी टुक टुक नज़र लगाए हुए हैं कि कब इनके घर के लोग मिल पाएंगे जो लापता चल रहे हैं। 2 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। और इसी के चलते सतलुज बेसिन में भी क्योंकि सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके चलते एक शव वहां पर ज़रूर मिला। लेकिन ये समेज में जो लोग बहे हैं, उनमें से किसी का शव नहीं है, बल्कि 11 जुलाई को कुल्लू से एक व्यक्ति लापता हुआ था और इसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन इस व्यक्ति के लिए भी छेड़ा गया था। और अब सतलुज बेसिन में बिल्कुल इसी 65 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। शव की जांच करने के बाद परिजनों को ये सौंप दिया गया है। माना ये जा रहा है कि कुल्लू से बहता बहता ये वहां तक किसी तरह से पहुंच गया था, या हो सकता है बीच रास्ते में तक ये पहुंचा हो, सतलुज बेसिन के आसपास ये व्यक्ति हो, वहीं डूब गया हो। अभी कई तरह के अंदाजे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो एक शव बरामद हुआ है वो भी देखिए कुल्लू के व्यक्ति का है। समेज खड्ड में जो लोग बह गए थे उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 2 लोगों के अंग जरूर मिले थे, लेकिन उनकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। बॉडी पार्ट से ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिरकार किस व्यक्ति का है। आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ओंकार शर्मा की ओर से जानकारी दी गई है। दरअसल अधिकारी ओंकार शर्मा ने ये बताया है कि अभी तक कितना नुकसान हो गया है और कितने शव मिल चुके हैं,
कितने लोग लापता चल रहे हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, ये पूरी रिपोर्ट हमारे समक्ष आ गई है। हैरानी भरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों में ही 655 करोड़ रुपए तक का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। पिछले वर्ष 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अभी हिमाचल प्रदेश में 1 से 2 बारिशें ही इतनी तेज हुई हैं, वो भी कुछ एक क्षेत्र में ही, कि देखा जा सकता है एक आध बारिश के बाद ही 655 करोड़ का नुकसान अभी यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान सार्वजनिक संपत्तियों को हुआ है, क्योंकि कई पुल भी बह गए हैं, सड़क मार्ग बुरी स्थिति में आ गए हैं। दोबारा से इन सड़क मार्गों को बहाल करना होगा और मरम्मत इन सड़क मार्गों की करनी होगी। देखिए फिलहाल आंकड़ा क्या है, 31 जुलाई को 3 जगह बादल फटे थे, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और सर्च ऑपरेशन में अभी तक 6 ही शव मिले हैं। इसमें 4 शव मंडी के, 2 निरमंड के बताए जा रहे हैं, समेत से एक भी डेड बॉडी नहीं मिली है। जैसा कि हमने आपको बताया 47 लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी लापता चल रहे हैं। 11 लोग जो फंसे थे मंडी में, फिलहाल उन्हें निकाल दिया गया है। 60 घर, 35 आंशिक, 19 गौशाला, 5 सड़क, 4 स्कूल और 1 हेल्थ सेंटर भी तबाह बताया जा रहा है। कुल्लू में 38 लोग, समेश में 301 लोग एक साथ यहाँ लगे हुए हैं कि किसी तरह से ढूंढ निकाला जाए उन लापता लोगों को, यानी कि ये टीम्स का नंबर यहाँ पर सामने आया है। कुल्लू में 38 लोगों की टीम लगी है, समेश में 301 लोगों की, 301 कमांडोज की, जिसमें आईटीबीपी जवान भी हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान भी हैं। कुल मिलाकर 301 का आंकड़ा है इन जवानों का, जो कि लापता लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। राजवन में 70 लोग लगाए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, और झाकड़ी से कोलडैम तक नदी के साथ 100 लोग सर्च ऑपरेशन के लिए लगाए गए हैं, यानी कि यहाँ 100 जवान सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं झाकड़ी से कोलडैम तक की अगर संख्या की हम बात करें। और समेश खड्ड के आसपास ही जो लोग हैं वो 301 है, सबसे ज़्यादा वहीं, क्योंकि लोग लापता हुए हैं इसीलिए सबसे ज़्यादा जवान वहीं लगाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा भारी मलबा भी समेश खड्ड में ही अभी देखा जा सकता है। मॉनसून शुरू होने से अब तक 144 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा आंकड़ा कहना चाहेंगे, 655 करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। और बीते कल 61 करोड़ भारत सरकार ने रिलीज किया है, जिस पर 2021 में कट लग गया था। श्रीखंड महादेव में बादल फटा, जिस वजह से 3 जगह पर नुकसान हुआ है। इसके लिए सैटेलाइट इमेज जुटाने में भी अब हिमाचल सरकार लग गई है। दरअसल ये सैटेलाइट इमेज इसलिए जुटाई जा रही है ताकि पता लग सके कि एक्चुअल में बादल कहाँ जैसे फटा था, कितनी जगहों को नुकसान हुआ, आने वाले समय में ऐसी संभावनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इसीलिए सैटेलाइट इमेज को भी जुटाया जा रहा है। आईजीएमसी अस्पताल में लगातार स्क्रब टाइफस के मामले सामने आ रहे हैं। 291 लोगों के आज भी सैंपलिंग हुई है, 42 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि बुखार या पूरे बदन में दर्द हो रही हो तो ऐसे ही सिम्टम्स को देखते हुए लोग अपना चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। पहले सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उसके बाद रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इसीलिए इन दिनों स्क्रब टाइफस से बचे रहिएगा, क्योंकि मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और बात सिर्फ यहाँ स्क्रब टाइफस की नहीं है, बल्कि पीलिया से भी तीसरी मौत जोगिंदरनगर में हुई है। जोगिंदरनगर में ही तीसरा मामला सामने आ गया है। लगातार ये तीसरा मामला सामने आया है जहां पीलिया से ग्रस्त व्यक्ति की मौत हुई हो। इससे पहले 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी, फिर 19 वर्षीय युवती की मौत हुई और ये तीसरा व्यक्ति बताया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अब मामला ये परेशानी भरा हो चुका है जोगिंदरनगर के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार वहाँ पर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और जानलेवा ये मामले हैं। जो व्यक्ति है ये अरुण नाम का बताया जा रहा है। इनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और अब इनकी भी पीलिया से ग्रस्त होने के कारण मौत हुई है। स्थानीय लोग जोगिंदरनगर के ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पानी के सैंपल चेक होने चाहिए, बाकी खाद्य पदार्थों को भी चेक किया जाए जो पूरी सप्लाई हो रही है पीछे से, कि आखिरकार वजह क्या रह रही है जो इस तरह का जानलेवा पीलिया इन लोगों में वहाँ फैल रहा है। राजधानी शिमला में एक व्यक्ति की मौत 2 दिन पहले हुई थी। चिट्टे का ओवरडोज इसने ले लिया था। कुल्लू निरमंड का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब उस होटल का मालिक सामने आया है जिस होटल में ये ठहरे थे। दरअसल ये ब्रेकफास्ट एंड ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी का होटल है और होटल का संचालक सामने आया है जिसने पुलिस में ये शिकायत दी है कि ये 4 युवक थे जो कि एक साथ इनके होटल में ठहरे थे और कुल्लू निरमंड के ही चारों युवक थे। युवक के साथ सुमित और अमन कुमार भी थे। इन्होंने इंजेक्शन से चिट्टा लिया, लेकिन जब वीरेंद्र ठाकुर की तबीयत जब खराब होने लगी, क्योंकि ओवरडोज एक तरह से इसने ले लिया था, तो हॉस्पिटल ले जाने के बजाय इस वीरेंद्र ठाकुर नामक व्यक्ति को इन्होंने बाहर ही रख दिया, जिस वजह से इसकी
जान चली गई, यानी कि जान बच सकती थी अगर वीरेंद्र ठाकुर को ये अस्पताल ले जाते, बजाय इसके कि उसे बाहर फेंक दिया गया या एक तरह से बाहर रख दिया गया। तो अब बाकी के युवकों की भी यहाँ पर जानकारी मिली है। ये सभी चिट्टे की सप्लाई भी करते हैं, खुद भी चिट्टा लेते हैं और ओवरडोज देखिए यहाँ पर किस तरह से लिया जा रहा है और इंजेक्शन से ये ओवरडोज ले रहे हैं। खैर, इससे ज़्यादा हैरत अंगेज और कुछ नहीं हो सकता है कि आने वाले समय की पीढ़ी किस तरह से बिगड़ती जा रही है। अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है, क्योंकि नया मोड़ सामने आया है कि सिर्फ एक व्यक्ति ये होटल में नहीं ठहरा था, बल्कि 4 दोस्त इसके और थे, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 दोस्त थे। बाकी के 3 दोस्तों पर भी अब जल्दी ही गाज गिरने वाली है, जिसमें एक अमन कुमार है, सुमित है, शिवम है। ये तीनों ही कुल्लू के निर्मण के बताए जा रहे हैं और अपने दोस्त की मदद करने के बजाय, उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय बाहर का रास्ता इन्होंने अपने दोस्त को दिखा दिया, बाहर एक गार्डन में उसे रख दिया। यानी कि जान बचाई जा सकती थी लेकिन इन्होंने बचाई नहीं। देखिए, हिमकेयर योजना क्यों बंद हुई है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की ओर से आज जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का ये कहना है कि निजी अस्पतालों में कई बार मनमानी की जाती है, इस योजना के तहत कोई फ्रॉड भी हो सकता है। अब संभावनाएं बढ़ गई है जब से लेकर ईडी ने रेड की है कुछ एक राज्यों में, हिमाचल प्रदेश समेत। और जब यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है तो हिमकेयर योजना का दुरुपयोग भी हो सकता है। संभावनाएं बढ़ गई हैं, इस वजह से निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। दरअसल निजी अस्पताल जो कि इसमें इम्पैनल थे, 1 सितंबर 2024 से उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया है, यानी कि उन अस्पतालों से इस योजना को वापस लेने का निर्णय 1 सितंबर 2024 के बाद हो चुका है। एक कारण यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से और दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि काफ़ी ज़्यादा महंगा इलाज निजी अस्पतालों में होता है तो सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, इस वजह से भी कुछ ऐसे फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। मनमर्जी रेट वहाँ पर चलते हैं, फिर लोग शिकायत करते हैं, इसलिए ये सोच विचार किया गया कि सरकारी अस्पतालों में ही अब सभी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, दी भी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में इन सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। ये मंत्री के तर्क थे और जिसके बाद हिमकेयर योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही पात्र लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में इस योजना में संशोधन किया गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं, उन्हें भी इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि मेडिकल रिम्बर्समेंट का लाभ तो वैसे ही ये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, तो उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए, राजस्व लोक अदालतों में कितने मामलों को निपटाया गया है, ये आंकड़ा भी आज सामने आया है। 10 माह में 1,67,565 राजस्व मामलों को निपटाया गया है। केवल जुलाई माह में ही 31,500 राजस्व मामले निपटाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखू की ओर से ये जानकारी दी गई है और इसमें इनका कहना है कि 1,63,268 इंतकाल के मामले थे, 9,417 तकसीम के मामले थे, 12,453 निशानदेही के मामले थे और 2,427 राजस्व त्रुटियों को भी निपटा दिया गया है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब मिशन के तौर पर तकसीम और इंतकाल के मामलों को निपटाने के लिए ये अदालतें बुलाई गई हों और बिल्कुल एक मिशन की तरह ही इस पूरी योजना को पूरा किया गया है। ये दावा अभी सरकार की ओर से यहाँ हो रहा है। पटवारी और कानून को अब मास लीव पर नहीं जाएंगे। आज इनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 6 और 7 अगस्त को ये मास लीव पर नहीं होंगे, क्योंकि अभी आम लोगों को इनकी आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, इस बीच जो कुछ इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे, कुशलतापूर्वक अपना काम करने वाले हैं। साथ ही साथ पटवारी कानूनगो संघ ने आभार व्यक्त किया है उन जिला उपायुक्तों का भी जिनके साथ इनकी मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि एक ज्ञापन इन्होंने उपायुक्तों के पास दिया है। उपायुक्तों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो स्टेट कैडर वाला फैसला इनके लिए हुआ है इनके हित में नहीं है, जिला कैडर में ही इन्हें रहने दिया जाए। स्टेट कैडर में अगर लाया जाएगा तो आने वाले समय में ये आंदोलन करेंगे। इनकी मांग अभी भी वही है, उसी मांग पर जारी रहने वाले हैं। लेकिन जो बीच में इन्होंने कार्य को छोड़ने की चेतावनी दे दी थी, फिलहाल एक तरह से वो शब्द इन्होंने वापस ले लिए हैं, क्योंकि आपदा का समय है, लोगों को इनकी आवश्यकता है, तो प्रमाण पत्र बनाने का पूरा कार्य इनकी ओर से बिल्कुल होगा। बाकी के कार्यों का जिम्मा भी ये संभालने वाले हैं और इस बीच कुछ समय के लिए एक तरह से इनकी हड़ताल अभी फीकी पड़ गई है, या यूं कह लीजिए हड़ताल इन्होंने वापस ले ली है। यहाँ हिमाचल प्रदेश का माहौल देखते हुए देखिए, 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए मंत्रियों की ड्यूटीज तय हो गई हैं कि
कौन मंत्री कहाँ होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में मनाया जा रहा है। हाल ही में जहां से मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जीती है, वहीं राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचने वाले हैं ध्वज फहराने के लिए। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहां हो रहा है। लाजमी सी बात है, जब मुख्यमंत्री सुक्खू वहां होंगे तो सभी बड़े अधिकारी भी वहीं होंगे। इस बार सबसे ज़्यादा भीड़ भी देहरा में ही देखने के लिए मिलने वाली है। बीते वर्षों में कभी भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में नहीं मनाया गया है। बाकी की बातें छोड़ें, यानी कि अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात भी छोड़ दें तो बाकी के कार्यक्रम भी वहाँ पर इस तरह से नहीं मनाए गए हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा और पहला मौका वहाँ के लोगों के लिए होने वाला है जब राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहाँ पर मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री सुक्खू खुद भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। और लाजमी सी बात है, वहाँ की विधायक कमलेश ठाकुर भी इस मौके पर वहाँ नजर आने वाली हैं। देखिए, जो शहरी निकाय के प्रतिनिधि हैं, इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल्स की बात करें तो प्रेसिडेंट का पहले मानदेय 8,500 था, लेकिन अब 10,200 हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट का 7,000 था, जो कि अब 8,400 हुआ है। मेंबर्स का 3,500 था, जो कि अब 4,200 हो गया है। नगर पंचायतों में प्रेसिडेंट का 7,000 से बढ़कर 8,400 मानदेय हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट का 5,500 से बढ़कर 6,600 हो गया है। मेंबर्स का 3,500 से बढ़कर 4,200 दिया गया है। वेटनरी फार्मासिस्ट पर भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि 185 के करीब अभ्यर्थी हैं जो अपने नियुक्ति ऑर्डर्स को लेकर इंतजार कर रहे थे और पिछले कल ही ये ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। 185 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है, लेकिन 15 दिन के भीतर इन्हें ज्वाइनिंग करनी होगी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं, यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर इनकी नौकरी लगी है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, फिर ये रेगुलर होंगे, लेकिन 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देने के लिए कहा गया है। और इन्हें भी लंबा इंतजार करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि पहले एक बार नियुक्ति ऑर्डर जारी हो गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्हें विड्रॉ कर दिया गया, जिसके बाद से लेकर ये इंतजार में ही थे। 2 रोज पहले हमने ये जानकारी दी थी कि जल्दी ही ये ऑर्डर्स जारी होने वाले हैं, तो अभी फिलहाल पोस्टिंग स्टेशन इनके सामने आ चुके हैं। देखिए, एक मेडिकल कॉलेजेस पर भी बड़ा फैसला हुआ है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है और आईजीएमसी में टांडा और टांडा मेडिकल कॉलेज, यानी कि ये 2 अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, कौन सी मशीनरीज की कमी है, इसे लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री ने ली है। जल्द से जल्द वहां पर सभी सुविधाएं दी जाएं, सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ये मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। आगे अधिकारियों को भी इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और हिमकेयर योजना को लेकर भी बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। साथ ही साथ कितने पात्र कितने अपात्र लोग हैं, इस पर भी फीडबैक ली गई है। जहां स्टाफ की कमी चल रही थी, जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाए, ये भी आदेश यहां मुख्यमंत्री की ओर से टांडा मेडिकल कॉलेज को लेकर और आईजीएमसी को लेकर दिए गए हैं, क्योंकि दोनों अस्पतालों को लेकर आज चर्चा हुई है। देखिए, शास्त्रीय काउंसलिंग पर भी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। कोर्ट के निर्देशों के बाद अब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। दरअसल इससे पहले ही हालांकि कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिए थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है दोबारा से, लेकिन रिजल्ट घोषित करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। रिजल्ट बिना कोर्ट के पूछे यहाँ पर फाइनल नहीं किया जाएगा। तो अब काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है और ये 31 जुलाई को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहले काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी थी, लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को देखते हुए। तबादलों पर देखिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5 अगस्त से ये ऑर्डर्स भी लागू होने वाले हैं। कार्मिक विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन इस बीच राहत भरी बात यह है कि कुछ एक के ट्रांसफ़र केसेस को लेकर जो प्रोसेस जारी था वो अभी अगले 2 दिन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नए सिरे से अगर ट्रांसफ़र नोट्स आते हैं या प्रस्ताव आते हैं तो वो नहीं होने वाले हैं। पूरी तरह से इसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है। 5 अगस्त के बाद फिर से एक दफ़ा ट्रांसफ़र्स पर बैन लग गया है और जो भी यहाँ विभाग अध्यक्ष हैं, प्रशासनिक सचिव हैं, उन्हें मुख्य सचिव की ओर से निर्देशों में स्पष्ट ये कर दिया गया है कि पूरी तरह से पालन किया जाए इन आदेशों का। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई लापरवाही बरती जाए। अगर ऐसा होता है तो बात प्रशासनिक सचिवों पर, विभाग अध्यक्षों पर यहाँ पूरी तरह से बन आएगी। तो यानी कि कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा गया है इन निर्देशों का। कैबिनेट बैठक 8 अगस्त को होने वाली है और 2 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में, क्योंकि ठीक 12 बजे से 8 अगस्त को ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें पहली बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे, एक बार फिर मामला जा रहा है कैबिनेट में। कारण ये है कि भर्ती नियम तो फाइनल हो गए, लेकिन लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया गया है लिखित परीक्षा का। ये आप सभी भी जानते होंगे कि क्लास 3 की भर्तियां लोक सेवा आयोग की ओर से तो नहीं करवाई जाती है, और अगर बीच में कोई केस ऐसा आता भी है तो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में उसे लाना पड़ता है। तो फिलहाल इसी नियम के दायरे में लाना होगा, नियमों में परिवर्तन करना होगा कि ये लोक सेवा आयोग को क्लास 3 भर्ती की परीक्षा दी जा रही है। तो इसके लिए एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में लाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। यानी कि कोई ना कोई पेच बीच में फंस ही रहा है। हर बार कैबिनेट में ये मामला जाता है, लेकिन फाइनल बात फिर नहीं हो पा रही है। खैर, अब इस बार की कैबिनेट के बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाती है या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। दूसरी बात, उन 21 पोस्ट कोड्स को लेकर करना चाहेंगे जो बिना FIR वाले हैं, और मुख्यमंत्री सुक्खू को अधिकृत किया गया था इन पोस्ट कोड्स पर फैसला लेने के लिए। तो देखिए, कार्मिक विभाग के पास ये फाइल आ गई है और कार्मिक विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को 2 दिन में भेज दी जाएगी। अगला प्रोसेस फिर इन 21 पोस्ट कोड पर शुरू होने वाला है। पे कमीशन एरियर पर ऑर्डर जारी किए गए हैं, नए आदेश जारी किए गए हैं वित्त प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से, और ये आदेश प्रशासनिक सचिव, राज्यपाल के सेक्रेटरी, विधानसभा के सेक्रेटरी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सभी विभाग अध्यक्षों को भेजे गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि 7 जनवरी 2012 को वित्त विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुए हैं वो कुछ एक मामलों पर लागू नहीं होंगे। वो मामले जो कि कोर्ट गए हैं, कोर्ट में एरियर का भुगतान समयबद्ध करने के लिए स्पेसिफिक निर्देश जिन मामलों में दिए गए हैं, उसमें ये 7 जनवरी 2012 वाले आदेश या निर्देश यहाँ पर जारी या लागू नहीं होने वाले हैं। 7 जनवरी 2012 को जारी किए गए आदेशों में वित्त विभाग ने कोर्ट के आदेशों पर एरियर के भुगतान के लिए सीलिंग लगा दी थी। इसमें कहा गया था कि यदि एरियर 50,000 से कम है तो एक मुश्त दिया जाएगा, और 1 लाख तक का है तो 2-3 किस्तों में दिया जाएगा। अब जारी किए गए निर्देशों में ये साफ हो गया है कि यदि कोर्ट ने एक मुश्त भुगतान को कहा है तो एक मुश्त ही भुगतान होगा। यानी कि कोर्ट से जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं उस पर भी गौर किया जा रहा है, और 7 जनवरी 2012 को वित्त विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे उनकी भी पालना कैसे करनी है, इस पर भी बिल्कुल यहाँ गौर सरकार की ओर से हो रहा है, जिस वजह से नए आदेश पे कमीशन के एरियर को लेकर जारी किए गए हैं। तो अब कुछ एक ऐसे मामले जो कि कोर्ट पहुंचे हैं और जहां समयबद्ध तरीके से यहाँ स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं एरियर के भुगतान के लिए, उन मामलों में ये 7 जनवरी 2012 वाले निर्देश काम नहीं आने वाले हैं। उन मामलों में ये निर्देश लागू नहीं किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।